हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे विराम चिन्हों पर, जो कि हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से कोई ना कोई 3 मार्कर आपको जरूर मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। यह 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। पेपर 5 में हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध होता रहता है। तो इस प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे विराम चिन्ह के विषय पर। तो विराम चिन्ह में सबसे पहला जो है वह विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। तो विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। तो विराम शब्द का जो अर्थ है वह है ठहरना या रुकना। विराम चिन्हों का प्रयोग लेखन कार्य में उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम किसी कार्य को करते समय बीच बीच में रुकते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि लेखन कार्य में भावों एवं विचारों का सही प्रस्तुतिकरण किया जा सके, जिससे पाठक को उस लेख का सही भाव समझ में आ सके। उदाहरण के लिए पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम इनके प्रमुख चिन्ह होते हैं। जैसे पूर्ण विराम के लिए इस प्रकार से, अर्धविराम के लिए सेमीकोमा और अर्धविराम के लिए सेमीकोमा और अल्पविराम के लिए कॉमा का यूज हम करते हैं। इसके पश्चात है, हम एक बार पुनः इसी को देख लेते हैं ताकि हमें कंठस्थ हो जाए और हमें अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। विराम चिन्ह का प्रयोग लेखन कार्य में उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार हम किसी कार्य को करते समय बीच बीच में रुकते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि लेखन कार्य में भावों एवं विचारों का सही प्रस्तुतिकरण किया जा सके, जिससे पाठक को उस लेख का सही भाव समझ में आ सके। उदाहरण के लिए पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम। पूर्ण विराम के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, अर्धविराम के लिए सेमी कॉमा और अल्पविराम के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह से रुकना या ठहरना होता है। वाक्य में जब भाव या विचार की पूर्णता होती है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण देकर हम यह समझा सकते हैं कि जैसे यह मेरी पुस्तक है, उसके बाद हमने यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तो जब भी वाक्य में भाव या विचार की पूर्णता होती है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है पूर्णतः रुकना या ठहरना। तो पूर्ण विराम शब्द से यहाँ यह स्पष्ट होता है। इसके पश्चात है अल्पविराम। अल्पविराम का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा ठहरना या रुकना। जब भाषा को पढ़ते या बोलते समय अल्प समय के लिए रुकने ठहरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा ठहरना या रुकना। जब भाषा को पढ़ते या बोलते समय अल्प रुकने या ठहरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हम उसे अल्पविराम कहते हैं। इसके पश्चात इसके उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे मोहन, फिर कॉमा, सोहन और राम खेल रहे हैं। तो मोहन के बाद हमें थोड़ी देर रुकना है। मोहन, सोहन और राम खेल रहे हैं। इसी प्रकार से राधा, सुशीला और गीता घर जा रही हैं। इसके पश्चात है अर्धविराम। अर्धविराम पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के लिए विराम के समय उपयोग में लाया जाता है। सामान्यतः किसी वाक्यों की संख्या एक से अधिक होती है, जिससे कारण उन्हें अलग अलग रखने या एक वाक्यांश या शब्द समूह के दूसरे वाक्यांश से भिन्न दर्शाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे मनोज सुंदर था, नवयुवक था, सुगठित शरीर का स्वामी था। तो इस प्रकार से हमारा यह अर्धविराम का प्रयोग हो जाता है जब हमें कम समय के लिए रुकने की आवश्यकता होती है और सामान्यतः वाक्यों की संख्या एक से अधिक होने पर, तथा जिसके कारण उन्हें अलग अलग रखने या एक वाक्यांश या शब्द समूह दूसरे वाक्यांश से भिन्न दर्शाने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और फिर उसके पश्चात है सेमीकोमा, सूर्य की लालिमा बिखरी, घर के सारे बच्चे जाग उठे। तो यहाँ पर जो है वह वाक्यों
की अधिकता है। इस प्रकार से हम अपने भावों को पूरा करने के लिए, हम अपने वाक्यांश को पूरा करने के लिए इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है विस्मय बोधक शब्द। विभिन्न मानवीय भाव जैसे आश्चर्य, करुणा, भय, शोक, हर्ष आदि को व्यक्त करने के लिए वाक्य में विस्मय बोधक शब्द और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हे राम, छी छी, हाय, अब मैं क्या करूं, वाह, तुमने फिर कर दिखाया। तो इस प्रकार से विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग मानवीय भावों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आश्चर्य, करुणा, भय, शोक, हर्ष आदि को व्यक्त करने के लिए हम विस्मय बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे राम, तो यह जो है वह शोक से भरा हुआ है। छी छी, यह करुणा से भरा हुआ है। हाय, अब मैं क्या करूं, तो इसमें आश्चर्य है। और वाह, तुमने फिर कर दिखाया, इसमें हर्ष की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से हम विस्मय बोधक शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे अन्य विषयों के भी महत्वपूर्ण नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। और जिन भी विषयों के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो कुछ समय के पश्चात आपको उनके नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन पर काम चल रहा है, उनको बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमारे पास जिस भी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमारे नोट्स को इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं। तो दोस्तों, शीघ्र आप हमारे नोट्स को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं निर्देशिका या रेखिका। तो निर्देशिका या रेखिका अथवा निर्देश चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देने के लिए होता है। छोटे शीर्षक के पश्चात भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं, उसके पश्चात हम निर्देशिका का प्रयोग करते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। इसके पश्चात है प्रश्न विराम अथवा प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्य में किया जाता है जिनमें प्रश्न या सवाल पूछा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम की भांति वाक्य के अंत में भी किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रायः प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, कहाँ, क्यों आदि का प्रयोग अनिवार्य होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें हमें प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट दिखाई देता है, हम उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो विपरीत सत्ताओं को जोड़ने में, जैसे जीवन मरण, यश अपयश के रूप में भी किया जाता है। इस प्रकार एक ही तरह के दो वाक्यों के दोहराव के बीच, जैसे हवा धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे के पश्चात धीरे धीरे दो एक ही प्रकार के शब्द हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है दो संयुक्त क्रियाओं के बीच, जैसे मारना, पीटना, ये दोनों संयुक्त क्रियाएं हैं, तो इनके बीच भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात है सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच। तो सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच, जैसे पानी, तो पानी जो है वह सार्थक शब्द है, परंतु वाणी जो है वह निरर्थक शब्द है। तो इन दोनों शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चाय, वाय, तो चाय यहाँ पर सार्थक चिन्ह है, जबकि वाय का कोई अर्थ ही नहीं होता, अर्थात वह निरर्थक चिन्ह है। इसके पश्चात है उपविराम या अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का प्रयोग बहुतः शीर्षकों के रूप में किया जाता है, जैसे कामायनी, एक अध्ययन। तो इस प्रकार से हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, अर्थात इकहरा उद्धरण चिन्ह, उसका प्रयोग होता है लेखक का नाम, पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक आदि के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दैनिक जागरण या कामायनी। तो जो दैनिक जागरण है वह समाचार पत्र का नाम है, और जो कामायनी है वह है एक बुक का नाम।
तो पुस्तक के नाम, लेखक के नाम, समाचार पत्र, लेख के शीर्षक आदि में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। और डबल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संधि, कहावत या महत्वपूर्ण कथन में डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब किसी पुस्तक से किसी वाक्य या अवतरण को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, गीता का वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा मत करो। तो इस प्रकार के चिन्हों में हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे अन्य विषयों के भी महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज करने की लिंक प्रदान की गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं और उनके रिवीजन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।